लिख रहा हूं मैं अंजाम जिसका कल आगाज आएगा। मेरे लहू का हर एक कतरा इंकलाब लाएगा। मैं भारतवर्ष का हरदम अमिट सम्मान करता हूं। यहाँ की मिट्टी और यहाँ की चांदनी का ही गुणगान करता हूं। मुझे चिंता नहीं है स्वर्ग जाकर मोक्ष पाने की। तिरंगा हो कफन मेरा बस यही अरमान रखता हूं। तिरंगा हो कफन मेरा बस यही अरमान रखता हूं। नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है इस अध्याय में। और आज मैं जिक्र करने जा रहा हूं देश के लिए मर मिटने वाले उस व्यक्तित्व की जिनका नाम सुनकर बच्चों से बुजुर्गों तक में एक नया जोश भर आ जाता है और उनके खून में मानो नई ऊर्जा का संचार होता है। देश प्रेम का सवर उमड़ पड़ता है और रगों में खून दौड़ने लगता है और राष्ट्रभक्ति हमारे सिर पर सवार हो जाती है। वो नाम है शहीद ए आजम सरदार भगत सिंह। लायलपुर का वो शेर जो मात्र 23 साल की उम्र में मां भारती की आजादी के लिए फांसी के फंदे को चूम गया। अध्याय को शुरू करने से पहले ही मेरा हृदय उस वीर की गाथा सुनाने और सुनने से मुकर रहा है। फिर भी उस वीर पुरुष के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए ये पवित्र अध्याय आप सबके साथ साझा कर रहा हूं। भगत सिंह के जन्म को लेकर विद्वान एकमत नहीं है। कुछ 28 तो कुछ 27 सितंबर 1907 को उनका जन्म लायलपुर पंजाब के बंगा गांव में एक सिख किसान परिवार में बताते हैं। इनके पिता सरदार किशन सिंह एक किसान और इनकी माता विद्यावती कौर गृहिणी थी। यूं तो भगत का मन प्रारंभ से ही देश सेवा की ओर था, परंतु कुछ ऐसी घटनाएं जिन्होंने इनको वास्तव में झकझोर कर दिया। 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर पंजाब में हुए जलियांवाला बाग हत्याकांड में उनकी सोच पर गहरा प्रभाव डाला। लाहौर के नेशनल कॉलेज की पढ़ाई छोड़कर भगत सिंह ने भारत की आज़ादी के लिए नौजवान भारत सभा की स्थापना की। किसानों का साथ नहीं दिया जब ब्रिटिश हुकूमत ने, तो भगत सिंह का मन बहुत निराश हुआ और उसके बाद अहिंसा से उनका विश्वास कमजोर हो गया। वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि सशस्त्र क्रांति ही स्वतंत्रता दिलाने का एकमात्र रास्ता है। उसके बाद चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में गठित हुए गदर दल का हिस्सा बन गई। 1925 के काकोरी कांड में भगत सिंह इतने उद्विग्न हो गए कि चंद्रशेखर आजाद के साथ उनकी पार्टी हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन से जुड़ गए और उसे एक नया नाम दिया, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। और इस संगठन का उद्देश्य सेवा, त्याग और पीड़ा झेल सकने वाले नवयुवक तैयार करना था। उस समय भगत सिंह करीब 12 वर्ष के थे जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। इसकी सूचना मिलते ही भगत सिंह अपने स्कूल से 12 मील पैदल चलकर जलियांवाला बाग पहुंची। इस उम्र में भगत सिंह अपने चाचाओं की क्रांतिकारी किताबें पढ़कर ये सोच रहे थे कि ये रास्ता सही है या नहीं। गांधी जी का असहयोग आंदोलन छिड़ने के बाद वे गांधी जी के अहिंसात्मक तरीकों और क्रांतिकारियों के हिंसक आंदोलन में से अपने लिए रास्ता चुनने लगे। गांधी जी के असहयोग आंदोलन को रद्द कर देने के कारण उनमें थोड़ा रोष उत्पन्न हुआ, पर वे भी पूरे राष्ट्र की तरह गांधी जी का सम्मान करते थे। पर उन्होंने गांधी जी के अहिंसात्मक आंदोलन की जगह देश की स्वतंत्रता के लिए हिंसात्मक क्रांति का मार्ग अपनाना अनुचित नहीं समझा। उन्होंने जुलूसों में भाग लेना प्रारंभ किया और कई क्रांतिकारी दलों के सदस्य बने। उनके दल के प्रमुख क्रांतिकारियों में चंद्रशेखर आजाद, सुखदेव, राजगुरु इत्यादि थे। काकोरी कांड में 4 क्रांतिकारियों को फांसी व 26 को कारावास की सजा दी गई। भगत सिंह इतने उद्विग्न हुए कि उन्होंने 1928 में अपनी पार्टी नौजवान भारत सभा का हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन में विलय कर दिया और उसे एक नया एसोसिएशन। 1927 में साइमन कमीशन के बहिष्कार के लिए भयानक प्रदर्शन हुए और इन प्रदर्शनों में भाग लेने वाले पर अंग्रेजी शासन ने लाठीचार्ज का हुक्म दिया और इसी लाठीचार्ज से आहत होकर लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई। अब इनसे रहा न गया और एक गुप्त योजना के अनुसार इन्होंने एसपी स्कॉट को मारने की योजना सोची गई योजना के अनुसार भगत सिंह और राजगुरु जी लाहौर के कोतवाली के सामने की जेल के सामने व्यस्त मुद्रा में टहलने लगे और जय गोपाल जी अपनी साइकिल लेकर ऐसे बैठ गए जैसे साइकिल खराब हो गई है। गोपाल के इशारे पर दोनों सचेत हो गए और उधर चंद्रशेखर आजाद के पास डीएवी स्कूल की चारदीवारी के पास छिपकर रक्षा करने का काम कर रहे थे। 17 दिसंबर 1928 को करीब 4:15 बजे एएसपी सैंडर्स के आते ही राजगुरु ने एक गोली सीधे उनके सर में मारी और जिससे वे पहले ही मर जाता, लेकिन तुरंत बाद भगत सिंह ने 3-4 गोली दागकर उसे मारने का काम पूरा किया। ये दोनों जैसे ही भाग रहे थे, एक सिपाही चरण सिंह ने इनका पीछा किया, लेकिन चंद्रशेखर आजाद ने उस चरण सिंह को सावधान किया और कहा कि आगे बढ़ा तो गोली मार दूंगा, और नहीं मारने पर आजाद ने उसे गोली मार दी और वह वहीं मर गया। इस तरह इन लोगों ने लाला लाजपत राय की मौत का बदला ले लिया। भगत सिंह यद्यपि रक्तपात के पक्षधर नहीं थे, परंतु वे वामपंथी विचारधारा को मानते थे और कार्ल मार्क्स के सिद्धांतों से उनका ताल्लुक था और उन्हीं विचारधारा को वे आगे बढ़ा रहे थे। यद्यपि वे समाजवाद के पक्के पोषक भी थे। कालांतर में उनके विरोधी द्वारा उनको अपनी विचारधारा बताकर युवकों को भगत सिंह के नाम पर बरगलाने के आरोप लगते रहे। कांग्रेस की सत्ता में रहने के बावजूद भी वे भगत सिंह को कांग्रेस शहीद का दर्जा नहीं दिलवा पाई, क्योंकि वे केवल भगत सिंह के नाम पर युवाओं को अपनी पार्टी में जोड़ने का काम करते थे। उन्हें पूंजीपतियों की मजदूरों के प्रति शोषण की नीति पसंद नहीं आई। उस समय चूंकि अंग्रेजी सर्वासर्वा थे तथा बहुत कम भारतीय उद्योगपति उन्नति कर पाए, अतः अंग्रेजों के मजदूरों के प्रति अत्याचार से उनका विरोध स्वाभाविक था।
मजदूर विरोधी ऐसी नीतियों को ब्रिटिश संसद में पारित न होने देने उनके दल का निर्णय था। सभी चाहते थे कि अंग्रेजों को पता चलना चाहिए कि हिंदुस्तानी जाग चुके हैं और उनकी हृदय में ऐसी नीतियों के प्रति आक्रोशक रवैया है। ऐसा करने के लिए ही उन्होंने दिल्ली की केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने की योजना बनाई। भगत सिंह चाहते थे कि इसमें कोई खून खराबा न हो और अंग्रेजों तक आवाज भी पहुंचे। हालांकि प्रारंभ में उनके दल के सब लोग ऐसा नहीं चाहते थे। अंत में सर्वसम्मति से भगत सिंह और बटुकेश्वर का नाम चुना गया। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय असेंबली में ऐसे स्थान पर बम फेंका गया जहां मौजूद कोई नहीं था, अन्यथा उसे चोट भी लग सकती थी। पूरा हॉल धुएं से भर गया। भगत सिंह चाहते तो भाग भी सकते थे, पर उन्होंने पहले ही सोच रखा था कि उन्हें दंड स्वीकार है, चाहे वे फांसी ही क्यों न हो। उन्होंने भागने से मना कर दिया और वे दोनों खाकी कमीज और निक्कर पहने हुए वहीं खड़े रहे और बम फटने के बाद नारा दिया, इंकलाब जिंदाबाद, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद, और अपने साथ लाए हुए पर्चे हवा में उछाल दिए। और इसके कुछ देर बाद पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर लिया। जेल में भगत सिंह करीब 2 साल तक रहे और इस दौरान वे लेख लिखकर अपने क्रांतिकारी विचार व्यक्त करते रहते थे। जेल में रहते हुए भी उनका अध्ययन लगातार जारी रहा और उनके इस दौरान लिखे गए लेख व सगे संबंधियों को लिखे गए पत्र आज भी उनके विचारों के दर्पण हैं। अपने लेखों में उन्होंने कई तरह से पूंजीपतियों को अपना शत्रु बताया है और उन्होंने लिखा है कि मजदूरों का शोषण करने वाला, चाहे वह भारतीय ही क्यों न हो, वह उनका शत्रु है। और उन्होंने जेल में अंग्रेजी में एक लेख भी लिखा जिसका शीर्षक था, मैं नास्तिक क्यों हूँ। जेल में भगत सिंह व उनके साथियों ने 64 दिनों तक भूख हड़ताल की और उनके एक साथी यतीन्द्र नाथ दास ने तो भूख हड़ताल में अपने प्राण ही त्याग दिए थे। जेल के दिनों में उनके लिखे खतों और लेखों से उनके विचारों का अंदाज लगता है। उन्होंने भारतीय समाज में लिपि पंजाबी की गुरुमुखी, शाहमुखी और हिंदी और अरबी उर्दू के संदर्भ में विशेष रूप से लिखी थी। जाति और धर्म के कारण आई दूरियों पर दुख व्यक्त किया था। भगत सिंह को हिंदी, उर्दू, पंजाबी, अंग्रेजी के अलावा बांग्ला भी आती थी, जो उन्होंने बटुकेश्वर दत्त से सीखी थी। उनका विश्वास था कि उनकी शहादत से भारतीय जनता और उद्विग्न हो जाएगी और ऐसा उनके जिंदा रहने से शायद ही हो पाएगा। इसी कारण उन्होंने मौत की सजा सुनाने के बाद भी माफीनामे पर हस्ताक्षर नहीं किया। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल ने अपनी आत्मकथा में जो निर्देश दिए थे वही भगत सिंह ने पालन किए और फांसी पर चढ़ गए। उन्होंने अंग्रेज सरकार को एक पत्र भी लिखा जिसमें कहा था कि अंग्रेज सरकार के खिलाफ भारतीयों के युद्ध का प्रतीक एक युद्धबंदी समझे और फांसी देने के बजाय गोली से उड़ा दिया जाए, क्योंकि फांसी अपराधी को दी जाती है। फांसी के पहले 3 मार्च को अपने भाई कुलतार को भेजे एक पत्र में भगत सिंह ने लिखा था, आज के युवा भगत सिंह कैसे बन सकते हैं। उन्हें ये फिक्र है हरदम नई तरज ए जफा क्या है। उन्हें ये फिक्र है हरदम नई तरज ए जफा क्या है। हमें ये शौक है देखे सितम की इंतहा क्या है। दहर से क्यों खपा रहे चरक का क्या गिला करे। दहर से क्यों खपा रहे और चरक का क्या गिला करे। सारा जहां अदू सही आओ मुकाबला करे। और इन जोशीली पंक्तियों से उनके शौर्य का अनुमान लगाया जा सकता है। चंद्रशेखर आजाद से पहली मुलाकात के समय जलती हुई मोमबत्ती पर हाथ रखकर उन्होंने देश रक्षा की कसम खाई और अपनी जवानी देश के नाम कुर्बान कर दी। क्या खूब लिखा है शहीद आजम ने कि किसी ने सच ही कहा है, सुधार बूढ़े आदमी नहीं कर सकते, वे तो बहुत बुद्धिमान और समझदार होते हैं। सुधार तो होते ही युवकों के परिश्रम, साहस, बलिदान और निष्ठा से, जिनको भयभीत होना आता ही नहीं और विचार कम और अनुभव अधिक करते हैं। क्या आप कल्पना कर सकते हैं एक हुकूमत जिसका पूरी दुनिया पर राज था, इसके बारे में कहा जाता है कि उनके शासन में कभी सूर्यास्त नहीं होता। ताकतवर हुकूमत जिसे एक 23 साल के युवक ने झकझोर कर दिया। 26 अगस्त 1930 को अदालत ने भगत सिंह को भारतीय दंड संहिता की धारा 129, 302 तथा विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धारा 4 और 6A FIPC की धारा 120 के अंतर्गत अपराधी सिद्ध किया। और 7 अक्टूबर 1930 को अदालत के द्वारा 68 पृष्ठों के दिए गए निर्णय में भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी की सजा सुनाई गई। फांसी की सजा सुनाई जाने के साथ ही लाहौर में धारा 144 लागू हो गई और इसके बाद भगत सिंह की फांसी की माफी के लिए प्रीवी परिषद में अपील दायर की गई, परंतु 10 जनवरी 1931 को रद्द कर दी गई और तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष पंडित मदन मोहन मालवीय ने भी वायसराय से माफी करने के लिए कहा। 14 फरवरी 1931 को अपील दायर की कि वे अपने विशेष अधिकार का प्रयोग करते हुए मानवता के आधार पर फांसी की सजा माफ कर दे। भगत सिंह की फांसी की सजा माफ करवाने हेतु महात्मा गांधी ने 17 फरवरी 1931 को वायसराय से बात की और 18 फरवरी 1931 को आम जनता की ओर से भी वायसराय के सामने विभिन्न तर्कों के साथ सजा माफी के लिए अपील दायर की। यह सब कुछ जानते हुए भगत सिंह की इच्छा के खिलाफ हो रहा था, क्योंकि भगत सिंह नहीं चाहते थे कि उनकी सजा माफ हो जाए और 23 मार्च 1931 को शाम के करीब 7:33 पर तीनों को फांसी दे दी गई। फांसी पर जाने से पहले वे लेनिन की जीवनी पढ़ रहे थे और उनसे जब अंतिम इच्छा पूछी गई तो उन्होंने कहा कि वो लेनिन की जीवनी पढ़ रहे थे और उन्हें वह पूरी पढ़ने का समय दिया जाए। कहा जाता है कि जेल के अधिकारियों ने जब उन्हें ये सूचना दी कि उनकी फांसी का वक्त आ गया है तो भगत ने कहा था, ठहरिए, एक क्रांतिकारी दूसरे क्रांतिकारी से मिल तो ले। ये उनका अंतिम वक्त था और वो फांसी की ओर चल बढ़े। मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, माई रंग दे बसंती चोला। फांसी पर जाते समय वे तीनों मस्ती में यही गाना गा रहे थे।
फांसी के बाद कहीं कोई आंदोलन न भड़क जाए इसके डर से अंग्रेजों ने पहले इनके मर्द शरीर के टुकड़े किए, जिसके बदले मिट्टी का तेल डालकर इनको जलाने लगे। उसमें वालों के डर से अंग्रेजों ने इनके टुकड़ों को अधजले बना करके सतलज नदी में फेंका और वहां से भाग गए। जब गांव वाले पास आए तो उन्होंने इनके मर्द शरीर के टुकड़ों को एकत्रित कर विधिवत दाह संस्कार किया और भगत सिंह हमेशा के लिए अमर हो गए। इसके बाद लोग अंग्रेजों के साथ साथ गांधी को भी मौत का जिम्मेदार ठहराने लगे और कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में हिस्सा लेने जा रहे गांधी को लोगों ने काले झंडे दिखाकर विरोध किया और एक आध जगह पर गांधी पर हमला भी हुआ। उनकी मृत्यु की खबर को लाहौर के दैनिक ट्रिब्यून तथा न्यूयॉर्क के एक पत्र डेली वर्कर ने छापा। इसके बाद कई मार्क्सवादी में पत्रों में उनके लेख छपे, परंतु भारत में उन दिनों मार्क्सवादी पत्रों पर प्रतिबंध होने के कारण ये पत्र भारतीय बुद्धिजीवियों तक नहीं पहुंच पाए। देश भर में उनकी शहादत को याद किया गया। दक्षिण भारत के पेरियार में उनके लेख में नास्तिक क्यों हूं पर अपने साप्ताहिक पत्र कुडई आरसू की 22 से 29 मार्च 1931 के अंक में तमिल में संपादन किया गया। इसमें भगत सिंह की प्रशंसा की गई तथा उनकी शहादत को ब्रिटिश साम्राज्यवाद के ऊपर जीत के रूप में देखा गया और आज भी भारत और पाकिस्तान की जनता भगत सिंह को आज़ादी के दीवाने के रूप में देखती हैं और अपनी जिन्होंने सारी जवानी देश हित में कुर्बान कर दी। उनके जीवन ने कई हिंदू फिल्मों के चरित्र को भी प्रेरित किया। अगर आप भी शहीद आजम भगत सिंह के फैन हैं और उन्हें सच्चा देशभक्त मानते हैं तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखना न भूलिएगा।